Okay, so today we are starting with passive movement, the movement which is performed with the help of external force whenever the muscle fail to perform the movement. जब कभी भी लाइफ में ऐसा हो कि आप अपनी मूवमेंट जो है हाथ की, पैर की, किसी भी जगह की, वो आप नहीं कंडक्ट कर पा रहे, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी और के हाथ से आपको करना पड़े या आप ही के दूसरे हाथ से करवाना पड़े, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूएंट वे आए जिससे आप वो मूवमेंट कर पाए, तो उसे आप पैसिव मूवमेंट कर पाएंगे। जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, ये फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में नहीं जा रहा, तो मेरा ही दूसरा हाथ इसको उठाकर यहाँ लेकर आया और फिर यहाँ लेके गया, तो ये क्या हो गया? पैसिव मूवमेंट हो गया, क्योंकि दूसरे हाथ ने इसे सपोर्ट करा। पैसिव मूवमेंट्स जो है वो दो टाइप की है, रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट और पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन। जो मोबिलाइजेशन की टेक्निक है ये आपको सेकेंड ईयर में दिखाई जाएंगी, जिनके अंदर आप मोबिलाइजेशन करेंगे। मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट कर सकते हैं आप, जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू कर सकते हैं, और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू का। ये सब आपको नेक्स्ट उसमें दिखाया जाएगा। एंड स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ पैसिव मूवमेंट, जो स्पेसिफिक है पैसिव मूवमेंट जो है वो मैनुअल पैसिव मूवमेंट हो सकती है या मैकेनिकल हो सकती है। मैनुअल और मैकेनिकल का मतलब आप जानते हैं कि अगर किसी के हाथ से करवाई जा रही है या फिर किसी मशीन से करवाई जा रही है। अगर हाथ से करवाई जा रही है, चाहे वो थेरेपिस्ट से करवा रहा हो, अपने दोस्त से करवा रहा हो, घर वालों से करवा रहा हो, तो वो मैनुअल आ जाएगा। और अगर वो किसी मशीन में रख दिया जाए तो वो मैकेनिकल आ जाएगा। मैकेनिकल का मशीन जो आती है वो सीपीएम आती है, कंटिन्यूअस पैसिव मोबिलाइजर। उसमें पैर रख दो या हाथ रख दो, वो मशीन के अंदर डाटा सेट कर दो कि इतनी डिग्री तक आपको फ्लेक्शन चाहिए, इतनी डिग्री तक एक्सटेंशन चाहिए, और 1 मिनट के अंदर 3 रिपीटेशन चाहिए, 2 रिपीटेशन चाहिए, तो वो कंप्लीट उसको करवाता रहता है डाटा सेट करने के बाद में। मैनुअल पैसिव मूवमेंट्स क्या होते हैं? द पैसिव मूवमेंट्स परफॉर्म्ड बाय द थेरेपिस्ट और एनी अदर मेडिकल प्रोफेशनल और कॉल समवन कॉल्ड एज मैनुअल पैसिव मूवमेंट। किसी भी मतलब थेरेपिस्ट से, नर्सेज से, किसी से भी आपकी मूवमेंट करवाई जाना मैनुअल पैसिव मूवमेंट कहलाता है। एंड समटाइम इट शैल बी परफॉर्म बाय द पेशेंट्स अटेंडर लाइक हिज रिलेटिव और फ्रेंड। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेटिव या फ्रेंड भी आपको ये मूवमेंट्स करवाए, तो आप उसे मैनुअल ही कहेंगे। Mechanical passive movement. The passive movement which are performed by the mechanical device are called as mechanical passive movement. जो किसी डिवाइस से या किसी मशीन से करवाई जाए तो उसे आप मैकेनिकल बोलेंगे। जी मशीन से करवाया हुआ मूवमेंट है तो मैकेनिकल मूवमेंट करा जाएगा। एंड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पैसिव मूवमेंट द डिवाइस में वेरी। और आपको जैसे अपर लिम्ब के लिए अलग तरीके का डिवाइस आएगा, लोअर लिम्ब के लिए अलग तरीके का डिवाइस आएगा, ट्रंक के लिए अलग तरीके का डिवाइस आएगा, तो वो सभी डिवाइसेस जो है वो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। कॉन्टिन्यूस पैसिव मोबिलाइजर है यूज फॉर द रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट एंड जॉइंट मोबिलाइजेशन, जॉइंट स्ट्रेच। यहाँ पर आपको सिर्फ डाटा सेट करना रहता है, ये तीनों मूवमेंट्स हो सकती हैं। उसके अलावा आप स्प्रिंग्स यूज कर सकते हैं, वेट यूज कर सकते हैं, पुली यूज कर सकते हैं, स्प्लिंट यूज कर सकते हैं, प्लास्टर कास्ट यूज कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेचिंग और मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं। ये सारी चीजें हो जाती है आपकी पैसिव मूवमेंट के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हमने सारी चीजें देख ली है, जिसमें हमारे को मूवमेंट्स बताई गई थी कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। पैसिव अलग से चैप्टर भी आएगा। तो एक्टिव में हमने सबसे पहले असिस्टेड, फ्री, रेजिस्टेड और असिस्टेड एंड रेजिस्टेड और रेजिस्टेड, ये सारी मूवमेंट्स देखी थी। असिस्टेड का मतलब था कि कोई और आपको असिस्ट कर रहा है, जिसके हेल्प से आप मूवमेंट कर रहे हो। फ्री मूवमेंट यानी कि एकदम फ्रीली आप कोई मूवमेंट कवर कर रहे हो जिसपे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स या ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। असिस्टेड और रेजिस्टेड ये था कि एक तरफ से आपको असिस्टेंस किया जा रहा है, दूसरी तरफ से आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है और आप मूवमेंट कंप्लीट कर रहे हो। रजिस्टेड कंप्लीटली कि आपको सिर्फ रेजिस्टेंस मिल रहा है और आप मूवमेंट कंप्लीट कर रहे हो। ये सारी मूवमेंट्स की ट्रेनिंग जो है ये जो भी है ग्रेड 2 ऑफ मसल से स्टार्ट की जाती है और इसको आगे लेके जाया जाता है। पैसिव के अंदर रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, स्ट्रेचिंग, ये डिफरेंट टेक्निक्स है। ये आपको फर्दर क्लासेस के अंदर बताई जाएगी कि कैसे कैसे ये टेक्निक यूज होती है। तो इन सब में हमने ये सारी चीजें देखी, एक्टिव मूवमेंट्स देख ली और पैसिव मूवमेंट देख ली। अगर हम डिटेल में पैसिव मूवमेंट्स पर जाएंगे तो वो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट पे, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। इसका थोड़ा ब्रीफ लेके हम लोग थोड़ा सा स्टार्टअप कर देते हैं, बाकी का हम लोग मतलब नेक्स्ट में देख लेंगे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ पैसिव मूवमेंट से वो चीज बता सकते हैं। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ना यहाँ पे, ये अपर लिम्ब के अंदर, शोल्डर के अंदर अगर कैसे करवाया जा रहा है पैसिव मूवमेंट, या आप इसमें देखोगे
एल्बो पे कैसे करवाया जा रहा है, या शोल्डर का इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कैसे करवाया जा रहा है, abduction एडक्शन कैसे करवाया जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको प्रैक्टिकली बताई जा सकेगी। मैं सिर्फ अभी यहाँ पर आपको यहाँ तक की चीज बताऊंगी, इफेक्ट्स एंड यूजेस तक की, क्योंकि जो प्रोसीजर है इसको फॉलो करने का वो मतलब पक्के से पक्के तौर पे वो प्रैक्टिकली ही करवाया जा सकता है। उसको अगर मैं वीडियो भी दिखा दूंगी तो उसमें भी आपको क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, इसलिए ये हम लोग प्रैक्टिकल क्लास के अंदर देखेंगे। और उस तक के लिए हम लोग अभी आज के लिए इसका थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। डेफिनेशन क्या है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट की? दिस इज द स्मूथ रिदमिकल एक्यूरेट एनाटॉमिकल मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय द थेरेपिस्ट विद इन द पेन लिमिट रेंज। ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो स्मूथली रिदमिकली करवाई जाती हैं, मतलब ये कि जैसे रिदम बन जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से रिदम बन जाता है। एनाटॉमिकल मूवमेंट्स होती हैं, मतलब इसमें कोई प्लेन चेंज नहीं होता है। एंड ये मूवमेंट जो है वो थेरेपिस्ट से करवाया जाता है, और जब तक कि आदमी को पेन नहीं आए उससे पहले तक करवाया जाता है। अगर उसे पेन आ जाने लगेगा उससे ज्यादा रेंज पे नहीं बढ़ा जाता। इसके कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं कि आपको कौन से प्रिंसिपल पे काम करना है अगर आपको रिलैक्स पैसिव मूवमेंट करवाने हैं। सबसे पहला तो है रिलैक्सेशन। Patient has to be positioned in relaxed manner before starting the treatment procedure. जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे आपका पेशेंट जो है वो सबसे ज्यादा रिलैक्स फॉर्म में होना चाहिए। During the relaxed state, there will not be any muscle work and the total body part will be fully relaxed, and also the patient can cooperate for the treatment. अब आपको जो पेशेंट देखना है वो भी आपका कंप्लीटली पूरी बॉडी के साथ में रिलैक्सेशन में आना चाहिए। जैसे कि क्या करेंगे आप, मान लो आपने क्लिनिक है, आपके क्लिनिक पे पेशेंट आया, पेशेंट जो है वो कुछ दूर से वॉक करके आया, या ऐसा हो सकता है कि आपका क्लिनिक ही थर्ड फ्लोर पे था तो वो मेहनत करके ऊपर तक आया, तो उसके बाद में आप आते ही नहीं बोलेंगे कि चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करो, आप आते ही उसको बोलोगे आप रिलैक्स हो जाओ, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में। मीनवाइल वो क्या करेगा, जब वो कैबिन में अकेला होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को रिलैक्स ही करेगा उस टाइम में। आप उसको बोलोगे आप लेट जाओ, आप आराम से लेटो, मैं आता हूँ 10 मिनट में, तो वो वहां पे आराम से रिलैक्स करेगा, अपनी पूरी टोटल बॉडी को रिलैक्सेशन देगा। जब वो पूरा रिलैक्स हो जाएगा तब आप जाके उस पर एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसकी रेंजेस जो होंगी वो अच्छी आएंगी। अगर वो मान लो नीचे से ही काम करता हुआ आया या अपने ऑफिस से टाइम निकाल के आपके पास में आया, तो वो काम करता हुआ आया तो उसकी बॉडी एकदम रिलैक्स फॉर्म में है नहीं। अब उसमें आप एक्सरसाइज करवाओगे तो वो उसके वर्क को एक्सर्शन क्रिएट करवा देगा। इसलिए आपको सबसे पहले शुरुआत में उसको 5-10 मिनट्स इसीलिए देने हैं, सिर्फ इसलिए कि वो रिलैक्स करे। जब उसको रिलैक्स कर लेगा तभी आप कोई मूवमेंट करवा पाएंगे। इफ द पेशेंट फील inconvenient by the position, he cannot cooperate for the treatment. अगर पेशेंट जो है वो आपने जो पोजीशन एक्वायर करवाई है या वो काम करते हुए आया है तो वो किसी पोजीशन के अंदर कन्वीनियंट फील नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो कि पेशेंट आया है चलते चलते, मैं उसको कहूँ कि आप ऐसा करो, एक करवट लेके लेट जाओ सीधा और एक हाथ को ऐसे ऊपर करके नीचे करके ये वाला काम शुरू करो, तो वो कन्वीनियंट नहीं फील करेगा। उसको चाहिए कि पहले मेरे को सीधा सुपाइन लाइन में सुलाओ फिर उसके बाद में कुछ करवाओ। तो अगर हमने सीधा ही एक्सरसाइज प्रोटोकॉल के ऊपर स्टार्ट कर दिया तो वो उसको रिलैक्सेशन भी नहीं देगा और वो इनकन्वीनियंस ही हो जाएगी उसके लिए कि दोबारा आने का उसका मन नहीं करेगा। वो बोलेगा कि नहीं यार अच्छा नहीं करवाते ये कुछ अच्छा मतलब ऐसे लगता रहता है जैसे कि मतलब वहाँ थेरेपी सेशन से जाओ तो और ज्यादा थक के आते हैं। जबकि अगर आप थेरेपी लेने जाते हो तो आपका ये मोटिव होता है या आपकी ये इच्छा होती है किसी भी पेशेंट की कि मैं अगर वहां से लौट के आऊं तो कम से कम 2-4 घंटे तो मेरे आराम से निकले, वहां पे तो मेरे को दर्द नहीं हो। तो इसलिए आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ती है कि आप पेशेंट को पहले तो रिलैक्स करवाते हो फिर एक्सरसाइज करवाते हो, और जब आप एक्सरसाइज करवाने के बाद में आपका सेशन खत्म करते हो उससे पहले अगेन उसे रिलैक्सेशन देते हो, ताकि आपके क्लिनिक से निकलने के बाद में बंदा ऐसे निकले कि वो एकदम फ्रेश है और उसे कोई पेन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में वो बंदा निकलेगा। तो कम से कम 3-4 घंटे उसके इसी रिलैक्सेशन में निकल जाएंगे, और उसके बाद में जो उसका डेली रूटीन का पेन होगा वो आएगा। तो उसको कम से कम 4 घंटे तो आप आराम के दे पाए, इसलिए आपको स्टार्टिंग और एंडिंग के टाइम में रिलैक्सेशन देना चाहिए। So the position of the patient is strictly noticed before giving the treatment, and also the position should not be changed during the treatment process.
इसलिए आपको हमेशा पेशेंट की कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है। कि कई पेशेंट होंगे जो कहेंगे हमसे सीधा नहीं लेटा जाता है, हम सीधा नहीं लेट सकते, तो अब आपको एक्सरसाइज उसको करवानी है। आप बोलोगे नहीं जी एक्सरसाइज तो आपकी सीधे लेटने पर ही होगी। नो, आप उसके लिए सब्स्टिट्यूट वे निकालो कि आप अगर उसको सुपाइन में नहीं करवा सकते हैं तो क्या प्रोन में करवा सकते हैं, क्या साइड लाइन में करवा सकते हैं, वही मूवमेंट आप सिटिंग में करवा सकते हैं, या सेम मूवमेंट आप स्टैंडिंग में करवा सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप वो मूवमेंट करवा सकते हैं आप वो करवाएं अदर देन सुपाइन, क्योंकि पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है सुपाइन में, तो आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी और आप दूसरे मेथड से उसको करवाओगे। ऐसे ही कई पेशेंट बोल देंगे कि हम प्रोन लाइन में उल्टा नहीं लेट सकते हैं, उल्टा तो हमसे होगा ही नहीं। अब उल्टा अगर नहीं होगा तो आपको उसको सब्सिडेंट वे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा कि आप इस तरीके से एक्सरसाइज कर लो अगर आपसे उल्टा नहीं लेटा जाता है। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं जी आप तो लेटिए ही लेटिए उल्टा और तभी ये एक्सरसाइज होगी। आपको सब्सिट्यूएंट वे निकालना है, क्योंकि आप थेरेपिस्ट है, पेशेंट तो आपके पास में प्रॉब्लम लेकर आया तो आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि एज इट इज रखना है कि जो प्रॉब्लम तेरा है हम तो उसी पे ही काम करेंगे। The therapist position also plays an important role to treat the patient. अब थेरेपिस्ट किस पोजीशन में खड़ा है ये भी एक बहुत मुद्दे की बात रहती है। The therapist has to adopt the walk standing position while treating the patient. आपने जब स्टार्टिंग पोजीशन देखी थी उसमें एक पोजीशन आया था वॉक स्टैंडिंग पोजीशन, याद करिएगा, नहीं याद आए तो चैप्टर में जाके देखिएगा। वॉक स्टैंडिंग की जो पोजीशन है वो पोजीशन पेशेंट को थेरेपिस्ट को लेनी चाहिए। उस पोजीशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप जब भी कभी किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहला जो ध्यान रखने वाली चीज है ये कि आप थेरेपिस्ट हैं, आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं आए, आप नहीं थकने चाहिए, आपका बॉडी वेट ट्रांसफर ऐसे होना चाहिए कि आपने जो काम किया उसका एक्सर्शन आपको नहीं आ रहा। वरना क्या होगा, एक पेशेंट देखा, दो पेशेंट देखा, थेरेपिस्ट ही थक गया, बोला मुझसे तो दो से ज्यादा होगा नहीं, इनको इतनी देर से करवा रहा हूँ मैं तो थक गया। लेकिन अगर हम अपनी पोजीशन सही रखें, अपना वेट ट्रांसमिशन सही रखें, पेशेंट को अगर हम सही तरीके से एक्सरसाइज करवाएंगे तो थेरेपिस्ट नहीं थकेगा। फिर थेरेपिस्ट अगर रिलैक्स रहेगा तो वो 4 पेशेंट 6 पेशेंट आराम से देख पाएगा, नहीं तो क्या होगा वो दो देख के ही थक जाएगा। तो इस टाइम के अंदर हमें थेरेपिस्ट को जो ज्यादातर पोजीशन एक्वायर करने को बोला जाता है वो वॉक स्टैंडिंग पोजीशन एक्वायर करने के लिए बोला जाता है, कि इसको एक्वायर करने के बाद में आपको थकावट कम होगी, आपका बॉडी वेट ट्रांजिशन जो है वो इजीली और जल्दी हो जाएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को अब तक में?